शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के स्त्री रोग परिचर्चा के सत्र में आप सभी वैद्यों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि स्त्री रोग परिचर्चा ये एक अलग उपक्रम है जो केवल और केवल आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर हम लोग इसको चलाते हैं। तो आप भी इस परिचर्चा का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क कीजिएगा 9410379397 पर। यहाँ पर आपको अपने अनुभवों को शेयर करने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो केस डिस्कशन यहाँ पर चलता है, अलग अलग कल्पों का डिस्कशन चलता है, अलग अलग गेस्ट सीरीज भी रखी जाती है जहां पर एक्सपर्ट्स आकर अलग अलग विषयों पर अपने अनुभवों को सुनाते हैं। तो आप सभी वैद्यों का एक बार स्वागत है। आज का ये विशेष सत्र है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि स्त्री रोग के ओपीडी में कौन से द्रव्यों का एवं कल्पों का चयन हमें करना चाहिए। वैसे तो ओपीडी में हमारे काफी सारे कल्प हम लोग रखते हैं। जैसे अभी जिस प्रकार की प्रैक्टिस करते, कई बार ऐसे देखा जाता है कि हमारी ओपीडी में बस कुछ गिने चुने ड्रग्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग बाहर से लिख कर देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। बट कुछ बेसिक ड्रग्स जो अगर हम रखेंगे, जैसे आयुर्वेद प्रैक्टिस का जो एक बेस है औषधि निर्माण या औषधि कल्प, तो अगर वैद्य ने अपनी औषधियों को खुद से बनाया और अपने पास रखकर अगर उसका इस्तेमाल, जैसे पुरी में हम लोग करते कि एक अपना अपना एक सबका अनुभव होता है, खुद के अनुभूत कुछ कल्प है, चूर्ण है, कॉम्बिनेशन है, इसका प्रयोग हम करते तो रहते ही। ऐसी अगर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं तो ज्यादा विश्वास हम लोग जीत सकते हैं रुग्ण के साथ, या कुछ अलग अलग वैकल्पिक प्रयोग भी हम प्रचलित कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा ये चर्चा करेंगे कि कौन से द्रव्य, कौन से चूर्ण हमारे ओपीडी में रहना जरूरी है और इनका क्या उपयोग होता है। इसके साथ साथ जो भी वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके अगर कुछ केस डिस्कशन है तो यहाँ पर ये केसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है, नमस्कार सभी को। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर वैशाली, डॉक्टर सोनू जी, बताइए कुछ केसेस है तो आपके। तो पहले केसेस डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग जो चूर्ण कल्प है इनका प्रयोग देखेंगे, या अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। यस जी, सोनू जी कुछ केसेस है आपके। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर वैशाली जी कुछ केस है क्या, बताइए प्लीज, तो आगे बढ़े हम लोग। सोनू जी कुछ केसेस है क्या, बताइए। नहीं मैडम, अभी नहीं है। नमस्ते। नमस्ते, बताइए। हाँ ठीक है, तो हाँ चर्चा करें हम लोग फिर चूर्णों के जी बारे जी में। कौन जी, जी, चर्चा को आगे बढ़ाइए। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जैसे कि आयुर्वेद के स्त्री रोग का एक मुख्य, जो कि जिसको बहुत ही हम लोग क्या कहेंगे, बून लाइक, ये हमारे लिए एक गिफ्ट ऑफ आयुर्वेदा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, शतावरी। हमने इसको बार बार पढ़ा भी है। तो शतावरी को लेकर हम बात करते हैं कि शतावरी चूर्ण का, शतावरी का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं
शतावरी एक अच्छा विकल्प है स्त्री रोगों के हर स्थिति में। शतावरी का हम भरपूर रूप से उपयोग करते हैं। शतावरी चूर्ण है, शतावरी घृत है, शतावरी वटी है, शतावरी का कल्प है, शतावरी का तेल है। शतावरी यह वैसे देखा जाए तो स्त्री रोग के हर अंग में, हर इसमें अवस्था में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। शतावरी का उपयोग करने के ज्यादा इंडिकेशंस या ज्यादा कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी नहीं है, बट एज इट इज ऑस्टियोजेनिक, एस्ट्रोजन को बढ़ाने का काम शतावरी करती है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस है वहां पर हम लोग शतावरी का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां पर एस्ट्रोजन ऑलरेडी बढ़ा है, ऐसी कुछ अवस्थाएं होती है, वहां पर शतावरी का प्रयोग ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बट शतावरी यह हम लोग गर्भिणी अवस्था से, जैसे कि गर्भिणी अवस्था में कुछ पहले महीनों में हम लोग इसको दे सकते हैं। फिर प्रसूति के बाद सूतिका अवस्था में इसका बहुत ही अच्छा ये है, स्तन्य वर्धन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीरियड्स की समस्या हो तो शतावरी का उपयोग किया जाता है। शतावरी यह स्त्रियों के लिए एक टॉनिक के रूप में उपयोग में लाई जाती है। शतावरी यह फर्टिलिटी के अनेक सारे इश्यूज है, जैसे आज भी हमने कुछ डिस्कस किया था कि ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए हो, या फिर जो ये होता है साइज बढ़ाने के लिए भी, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाने के लिए भी शतावरी से अच्छा विकल्प और दूसरा कोई नहीं है। तो शतावरी ये हर अवस्था में उपयोग में हम ला सकते हैं अलग अलग प्रकार से। पित्त प्रकृति की स्त्री हो या फिर वात प्रकृति की स्त्री हो तो उसमें तो शतावरी का उपयोग हर रूप से बहुत ही फायदेमंद होगा। मेनोपॉजल एज में अगर हम देखते हैं तो शतावरी कल्प लेना चाहिए। जैसे वहां पर भी जो भी सारी समस्याएं है, रुक्षता है, बल कम होता है, दुर्बलता है, वहां पर इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो भी आप महिलाओं के लिए शतावरी अश्वगंधा का चूर्ण बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो शतावरी के लिए मुझे लगता है कि शतावरी के ऊपर बोलना चाहेंगे तो हम लोग 1 घंटा भी बोल सकते हैं। सभी विकारों में ज्यादा से ज्यादा, भले वो योनि व्यापद हो, वातज पित्तज, योनि व्यापद में भी हम लोग बल्य के रूप में शतावरी का जो भी सारे इसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप भी आपके अनुभवों को बताइए, फिर एक एक द्रव्यों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। शतावरी के बारे में बताइए। वैशाली जी आप बताइए। मैम ब्रेन एज अ ब्रेन बूस्टर भी यूज करते हैं ब्रेन बूस्टर भी यूज करते हैं। एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी बल्ले वगैरह तो है ही, हाँ, यस सप्त यस, धातुओं पे काम करता है गुरुची जैसे जैसे ही। हाँ बिल्कुल। सप्त धातु, जहां पर धातु बल कम हुआ है ऐसी सभी अवस्थाओं में आप पोस्ट कैंसर पेशेंट्स में भी दे सकते हैं बल्ले के रूप में। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। आप लड़कियों में दे सकते हैं, जैसे कि शादी के पहले या बोलते हैं घर वाले की वजन कम है, अभी इसकी शादी होने वाली है, तो वहां पर हम लोग शतावरी अश्वगंधा का कल्प दे सकते हैं। सो इट्स लाइक अ टॉनिक, ओवरऑल टॉनिक है। बस कुछ एस्ट्रोजन की अवस्थाओं में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो बेहतर होता है। और बताइए डॉक्टर जगदार जी, नमस्कार। बताइए आप इसके बारे में कुछ सर जी, या आपका कुछ केस हो तो वो भी बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कहाँ से आप? मैं पंजाब से हूँ, जलंधर से, डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, क्या करते सर वहाँ पे, प्रैक्टिस है आपकी आयुर्वेद? मैं प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 25 साल से। वेरी नाइस, यस यस। आपके कुछ अनुभव बताइए सर जी फिर। हाँ, स्ट्रॉबेरी पे लैक्टेशन वोमेन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जो उनके प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए हम देते हैं वो, उसमें भी रिजल्ट मिलता है। और वेट गेन के लिए भी इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मेल और फीमेल में के टॉनिक के तौर पे भी देते हैं। दोनों में देना है इसको। शतावरी या मेल में भी देना है। ये बहुत बार शतावरी के साथ ऐसे होता है कि एक ये हो गया है कि लाइक शतावरी बस स्त्रियों के लिए है, तो पुरुषों के लिए भी हम लोग बल्ले के रूप में शतावरी दे सकते हैं, बिकॉज इट इज मधुर मधुर। तो ये मधुर स्कंद के द्रव्यों में आती है। तो मधुर रस की जहाँ पुरुषों में भी जरूरत है, जैसे वृद्धावस्था है, पुरुषों में भी एंड्रोपोज होता है, पुरुषों में दुर्बलता है, तो शतावरी अश्वगंधा का जो कॉम्बिनेशन है चूर्ण दूध के साथ बहुत ही अच्छे से। जी बताइए। जॉइंट पेन के लिए भी मैंने इसको यूज करता हूँ। हाँ सर बिल्कुल। इनफर्टिलिटी में भी, पुरुष वंध्यत्व में भी दे सकते हैं, मेल इनफर्टिलिटी। वो तो चलता ही है, वो तो चलता ही है, मेल में तो चलता ही है। हाँ तो उसमें भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। या और किसी को कुछ बताना है बताइए प्लीज इसके बारे में।
प्लीज। या तो सोनू जी बताइए। हाँ मैडम, मुझे ये पुरुष पुरुष बंधत्व और वेट गेन में शतावरी, अश्वगंधा और विधारा का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यस यस बिल्कुल, बहुत ही अच्छा विकल्प है निश्चित रूप से। मुझे लगता है शतावरी के बारे में तो हम बहुत अपने खुद के भी अनुभव है, कई बार कई अवस्थाओं में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा एक है। इसके ऊपर मैंने शतावरी कल्प के ऊपर एक लिया था पूरा सेशन, वो भी है वीडियो रिकॉर्डेड यूट्यूब पर है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम शतावरी के बारे में सभी जानते हैं। तो आगे बढ़े तो अश्वगंधा दूसरा नंबर तो अश्वगंधा का ही आएगा। शतावरी की बात चलती है तो अश्वगंधा चूर्ण को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये भी तो बहुत बार कॉम्बिनेशन में स्त्री और पुरुषों में अश्वगंधा भी वही प्रकार से काम करता है शतावरी के जैसे ही। बट अश्वगंधा के बारे में जैसे बात करेंगे तो शतावरी को थोड़ा फेमिनाइन रूप में माना है और अश्वगंधा को पुरुषों के लिए अधिक अच्छा माना जाता है। और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो इनफर्टिलिटी के साथ साथ जो शुक्र धातु दृष्टि की समस्या है, फिर वो चाहे हर रूप में हो, रज दृष्टि हो, रज अल्प रज प्रवृत्ति हो, ओलिगोमेनोरिया हो, वहां पर भी हम लोग यहाँ शतावरी अश्वगंधा चूर्ण का बहुत ही एक अच्छा विकल्प के रूप में उपयोग करते हैं। तो यस मैडम, बताइए अश्वगंधा के बारे में जी। ये कच्चा शतावरी कभी कभी लेने से एसिडिटी करता है, इसका रस। बढ़ता है, एसिडिटी हाँ बढ़ती है। जी, बढ़ती है किसी किसी को। अच्छा ठीक है, तो हम दूध के साथ देंगे तो नहीं बढ़ेगी, दूध या घृत के साथ देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा ना मिश्री के अश्वगंधा। साथ देने से थोड़ा सा कम लगता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये वीर्य विकार, पुरुषों के वीर्य विकार जहां पर ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कम है, तो अश्वगंधा एक वाजीकरण के रूप में भी बहुत ही उपयोग में लाई जाती है। जैसे च्यवनप्राश वगैरह में भी खास अश्वगंधा युक्त ऐसे च्यवनप्राश मार्केट में अवेलेबल होता है। शुक्रक्षय है, वीर्य का पतलापन है या शिथिलता है वीर्य की, फिर शीघ्र पतन है, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर होता है, प्रमेह में भी इसका प्रयोग हो सकता है बहुत ही। जैसे कि कुछ व्याधियां है जहां पर अधिक स्पर्म का जो एक ये होता है ना, शुक्र वीर्य अधिक गाढ़ा बन जाता है, तो वहां पर भी हम लोग चूर्ण का प्रयोग करेंगे तो वीर्यवाहिनी नाड़ियां, क्योंकि अश्वगंधा ये भी वात शमन है और स्त्रियों में भी ज्यादा से ज्यादा जो विकार होते हैं वो वात विकार, वात दोष से ही जुड़े होते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी अश्वगंधा चूर्ण का या अश्वगंधा शतावरी कॉम्बिनेशन का बहुत ही उपयोग होगा। इसके साथ साथ वातवाही नाड़ियों और मस्तिष्क मैडम, तथा हृदय पर भी एक ये प्रश्न काम है। करेगा, मस्तिष्क को परिपुष्ट करने का काम करेगा। फिर हृदय की मैडम कमजोरी है। मैडम, एक हाँ प्रश्न है। हाँ जी एक हाँ, एक मेल थे लगभग 28-30 साल के। जी। वो उनका क्या हुआ कि वो अश्वगंधा का और मिश्री का, ये दोनों का कॉम्पोजिट ये बना करके प्रतिदिन वो लेते थे आपका मिश्री युक्त दूध के साथ में। लगभग उन्होंने 1.5-2 महीना जैसे इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनके सीमेन में दाने जैसे आने लगे, चावल के दाने जैसा। अच्छा अच्छा। चक्की सीमेन बोलते हैं शायद उसको। हाँ हाँ। जैसे पके हुए जो चावल रहते हैं, हम्म। वैसे वैसे दानेदार और काफी गाढ़ा हो गया था। तो इसका क्या कारण हो सकता है मेरा? अश्वगंधा लेने के बाद या पहले से ऐसा है उनका था? ये अश्वगंधा लेने के बाद हुआ था। ये 2-3 साल पहले एक केस आया था मेरे पास में। अच्छा तो अच्छा, ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। तो मतलब काफी सारे उसमें, मतलब कि लाइक जेली जैसा निकलता था, छोटे छोटे दाने। तो मतलब आपका कहना है कि अश्वगंधा लेने के बाद उसका गाढ़ा बन गया था, ऐसे ही हो गया ना, ये गाढ़ापन ही हो गया ना एक तरह से। जी, मुझे ये लगा था। तो उसको चक्की सीमेंट बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? लाइक जेली सीमेंट। अच्छा ठीक है ठीक है। तो क्या चक्की क्या जेली दिया ऐसा आपने? मैंने उनको थोड़ा कुछ अलग ही एडवाइस दिया था और ये बंद करवा दिया था। आप मतलब रुग्ण मैरिड था क्या था, बताइए थोड़ा। मैरिड था। बच्चे वगैरह थे उसको या इनफर्टिलिटी थी? नहीं, वो अपना वेट गेन करना चाहता था, बच्चे नहीं थे। नई नई शादी से पहले ही वो इस तरह का मतलब प्रयोग कर रहा था अपने ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको मतलब ये आपका ये है कि अश्वगंधा लेने के बाद ऐसी स्थिति हो गई थी? हाँ। ये एक ही केस है या और कुछ केसेस है आपके पास ऐसे सर जी? एक और केस था मेरे पास में। तो हम्म वो रुग्ण लगभग 24-25 साल का था, यंग लड़का।
और मेहनती था, लेकिन वो अच्छा। सेवन करता था आपका हाँ। नीम का काढ़ा प्रतिदिन। अब उसको उसका कहना यह था कि मैं अपना खून साफ करने के लिए ले रहा हूँ, अच्छा। लेकिन कुछ समय बाद में इसको भी इस तरह का प्रॉब्लम मतलब कि फेस करना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जेली टाइप में छोटा छोटा दाना उसके अंदर में था काफी सारा, और बहुत ये से निकल रहा था। फिर ये शुक्राश्मरी टाइप का हो गया अति, क्योंकि शुक्र उद्धि के मुझे लक्षण में बताया है ना, मुझे अतिस्त्री कामताम मुझे मुझे ये बुद्धम लगा कि शुक्रम शुक्राश्मरी मपी। हाँ, मुझे भी यही लगा कि ये शुक्रस्मरी ही हो सकता है। कामिनी मैम नमस्कार। नमस्कार। कामिनी मैम नमस्कार, बताइए नमस्कार। बताइए हाँ, बताइए। मैं भी यही बोलने लगी थी। हम जब पढ़ रहे थे ना, जब धातु पढ़ रहे थे, तो हाँ हमने याद है शुक्राश्मरी डिस्कस किया था, तो ये हाँ शुक्राश्मरी का ही केस है अश्वगंधा वाला हाँ। भी, यस है ना। धातु शुक्राश्मरी। वृद्धि के बाद जो हुआ है ये शुक्राश्मरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, ऐसे तो हो मैं भी सकता है प्रैक्टिकली। हाँ, तो मैंने उससे मतलब विरुद्ध आहार लेने के लिए बोला और लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा बिगाड़ने के लिए बोल दिया कि आप थोड़ा सा आप मतलब कि खट्टे उट्टे पदार्थ ऐसा नमकीन वगैरह लो और थोड़ा सा उसका अच्छा, क्षरण उसको कर थोड़ा दो सा तो काम को भी लगा देते तो शायद वो हो जाता। मैंने उसे काम में ही लगा दिया था एक तरह से बोला। हाँ एक्चुअली, हाँ तो उसके बिल्कुल बाद वो बिल्कुल। कम हो गया, लगातार 3-4 महीने के बाद में फिर मुझे सुनने को मिला कि ये कम हो गया, खुद ब खुद कम हो गया। अच्छा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। रिजल्ट था एक अश्वगंधा का, आप और कुछ देखिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस है मैम अश्वगंधा को लेकर, लाइक वो तो वाजीकरण के नॉर्मल कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि जहां पर जैसे एक आयु लड़का को लेकर है, कैप्सूल यूज कर रहा था, उसका तो दाने दाने निकल जा रहे थे उसके पीठ में या और फिर शोल्डर। हाँ जहां पर जरूरत है वहां पर ही वाजीकरण का प्रयोग करना है। आचार्य चरक ने भी बताया है जी। कि उम्र को भी देखना होगा, क्योंकि फिर ऐसे हो सकता है ना कि मतलब अभी 60 साल के बाद की उम्र है और आपने दे दिया वाजीकरण तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। और कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है मैम अश्वगंधा के बारे में बताइए। हाँ, मैं मैडम इसमें नहीं देते हैं जिनमें रीनल कैल्कुलाई रहता है ना। हाँ अच्छा। हाँ, उसमें नहीं देते हैं। हाँ यूटीआई रहता है, रीनल कैल्कुलाई रहता है, हाई हाँ बीपी। हाँ, उनको नहीं दे सकते हैं अश्वगंधा, है ना। अच्छा। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। और शतावरी का तो लाइक स्ट्रोजन जहां पर बढ़ा है ऐसी कंडीशन में नहीं देंगे ना हम लोग। मैडम शतावरी का तो मैं हमेशा बताती हूँ ना कि इसको अगर हम प्रेगनेंसी में देते हैं तो 32 वीक्स के बाद हम बंद करा देते हैं। हाँ 8, हाँ बिल्कुल पहले इसमें दे हाँ, देते हैं। बिल्कुल हाँ, हाँ 8th मंथ के बाद नहीं देना है, क्योंकि बिल्कुल। शतावरी का काम है कि यूट्रस को रिलैक्स रखती है, तो फिर हम्म उसको कॉन्ट्रैक्शंस जो डिले हो जाते हैं, डिलेड लेबर कई बारी हम्म नहीं आता है, एटोनिसिटी हो जाती है, यूट्रस रिलैक्स रहेगा तो हम्म। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, तो फिर बाद में सीएस में जाती है पेशेंट। कई बारी सो मेनी टाइम हो सकता है, 100% नहीं होता, हाँ लेकिन क्योंकि चांसेस। थोड़ा सा इसको हाँ। लेकर कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कुछ बार मैंने देखा है कि हमारे यहाँ तो लाइक कोई कोई गायनेकोलॉजिस्ट 8 महीने में एडवाइस कर देते हैं कि ताकि दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, ये भी मैंने देखा है नहीं तो नहीं, थोड़ा सा। दूध की मात्रा बढ़ाने को पोस्टनेटल में दे देते हैं। हाँ 32 पोस्ट तो वीक्स ठीक के है। बाद, यस 32 वीक्स के बाद शतावरी जो है उसको रोक देना चाहिए। प्रेगनेंसी में अगर दिया है, फुल टाइम दिया है, फर्स्ट मंथ से दिया है, तो फिर बट रोक कुछ देना लोग चाहिए। लेते हैं मैंने देखा है, इसलिए मैं थोड़ा कुछ मतलब एडवाइसेस भी मिलती है और कुछ देते भी है, ऐसा भी देखा है मैंने। अच्छा आप बताइए आपका क्या अनुभव इसके बारे में। मैम अश्वगंधा मेनली इम्प्रूव मेंटल हेल्थ करती है। और है फैट और बर्न भी जो पत्र रहता है वो मोस्टली यूज करते हैं फैट बर्न के लिए। हाँ नहीं शतावरी को और लेकर लाइक प्रेगनेंसी में ठीक आप है। कैसे, क्योंकि आपका हॉस्पिटल है इसलिए मैंने खास कर पूछा, बताइए। जी मैम, हम भी ऐसे ही मतलब 30 वीक के बाद अवॉइड करते हैं, फिर आफ्टर प्रेगनेंसी चालू करते हैं। हाँ मतलब डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद चालू करते हम्म। हैं। और अभ्यंग के लिए ऑयल वगैरह कंटिन्यूस चालू रखते हैं, तो हाँ स्ट्रेच मार्क वगैरह नहीं आते मैम। हाँ शतावरी तो ऑयल यूज करते हैं। अच्छा उसके लिए ये अपने हाँ इसके लिए, हाँ, अच्छा एब्डोमिनल इसके लिए। इंटरनली अप टू 30 वीक तक ही देते हैं मैम। अच्छा बिल्कुल। स्वाति जी आपको कुछ बताना है। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर रूपल। ओके, तो फिर आगे बढ़े। अश्वगंधा शतावरी के बाद फिर तीसरा नंबर पर आता है, मुझे लगता है ये तो
लाइक वाजीकरण के रूप में हमने इसका डिस्कशन किया है। फिर अनिद्रा जैसे पुष्टि के लिए, हृदय की कमजोरी के लिए वगैरह भी, शरीर को अगर पुष्ट बढ़ाना हो तो हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से यूज कर सकते हैं। बट थोड़ा जैसे हमने अभी डिस्कस किया इंडिकेशंस को लेकर, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो आगे तीसरा नंबर पर आता है, मुझे लगता है कि ना केवल गायनिक की प्रैक्टिस में बट हमेशा हमारे पास रहने वाला ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है, त्रिफला चूर्ण। तो त्रिफला चूर्ण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, कई सारे वैरायटी में हम त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं क्योंकि त्रिदोषज्ञ है। ये काफी सारे विकारों में, चक्षुष बताया है, इसको रसायन के रूप में भी लिया जाता है, किंतु ये थोड़ा सा कषाय रसात्मक है। तो स्त्री रोगों में अगर त्रिफला की बात करेंगे तो त्रिफला हम लोग थोड़ा बात अनुलोमन से लेकर फिर योनि धावन, व्रणरोपण के लिए त्रिफला चूर्ण या काढ़े का प्रयोग अधिक मात्रा में यहाँ पर मतलब किया जा सकता है। एक केस स्टडी मैंने पढ़ा था जो शीरशूल को लेकर था कि प्रेगनेंसी में या फिर जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के रूप में एब्डोमेन पेन वगैरह तो ठीक है, ये तो वातदोष के कारण होता है, बट कई बार ऐसे देखा जाता है कि शीरशूल ये भी लक्षण रहता है। तो एक रिसर्च पेपर मैंने हाल ही में पढ़ा था जिसमें उन्होंने त्रिफला चूर्ण का ही प्रयोग कर जो शीरशूल है मेंस्ट्रुएशन के दौरान का उसको अच्छे से ये मतलब ये करता है, क्योंकि शूल यानी वातदोष का ही कारण हो गए, तो वातदोष के शमन के लिए ही त्रिफला चूर्ण का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी अनुलोमन के लिए भी इसका प्रयोग करेंगे, फिर मुखपाक में जैसे गंडूश के लिए इसका प्रयोग करते हैं, धावन के रूप में, या जहाँ पर भी जरूरत है त्रिफला चूर्ण को पानी में, गर्म पानी में मिलाकर हम व्रण प्रक्षालन किसी रूप में मैडम त्रिफला कब्ज करता है तो क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन करता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन कर देता है त्रिफला गर्म पानी से लेने के बावजूद। हाँ होता है, वो होता है यस। हाँ, तो इसका क्या निराकरण हो सकता है? त्रिफला क्योंकि कषाय गुणात्मक है ये, तो इसीलिए हाँ, तो रुक्षता निर्माण कर सकता है ये कषाय होने से। तो मुझे लगता है वहां पर हम लोग तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें इसबगोल भूसी मिला देता हूँ बराबर मात्रा। मिश्री भी मिला देंगे तो भी चलेगा, आई थिंक मिश्री भी अच्छा काम करेगा। त्रिफला और इसबगोल भूसी, तो उसका ये परिणाम नहीं मिलता है कि वो कब्ज करता है, जिनको ये होता है। हाँ 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 हाँ, इसमें तो उसकी मैडम डोज कम करा देनी चाहिए जिनको कॉन्स्टिपेशन हो ना, इससे कॉन्स्टिपेशन उसकी या तो डोज कम करा दो या तो उसका त्रिफला जल देते हैं जो अर्ली मॉर्निंग, ये चेंज कर सकते हैं उसका जो आवाज बहुत आ रही है, आवाज आ रही कहीं से पता नहीं। हाँ जी हाँ बिल्कुल। और कुछ जैसे कि धावन के लिए तो ये बेस्ट है, और मुझे ऐसे लगता है कि जहां पर भी ना केवल स्त्री रोगों में भी बट जहां पर भी कोई ऊंड है, जख्म है जिसको हम लोग बेटाडीन या सेवलान से धोते हैं, वहां पर भी हम त्रिफला कषाय का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। फिर इसके बाद डिलीवरी में जो एपिज़ोटोमी वगैरह होती है वहां पर भी आफ्टर जो ऊंड बनती है, जख्म बनती है, वहां पर भी व्रणरोपण के लिए लोकल एप्लीकेशन के रूप में त्रिफला चूर्ण बहुत ही अच्छा काम करता है। वहां पर बहुत सारे विकल्प रहते हैं, लाइक सत्यादि तेल का भी व्रणरोपण में बहुत अच्छा काम है, बट त्रिफला चूर्ण को अगर एक ड्रग के एक चूर्ण में अगर हम लेते हैं तो वहां पर भी ये काम करेगा। मुखपाक में, छालों में इसका अच्छा प्रयोग होगा। जैसे आपने अभी बताया, मैडम ने जैसे बताया कि अगर आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन है, रुक्षता बढ़ रही है, तो आप उसको घोल में दे दीजिए, करिएगा। मैडम त्रिफला जो 2 तरह का मैं देखा हूँ, और मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, एक भाग हरितिकी, उसका दुगना बहरा और उसका 2 गुना आंवला। अच्छा। और दूसरे वाले जो होते हैं जिसमें कि बराबर बराबर लिए जाते हैं। अच्छा, तीनों, तो कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा मैडम आपके अनुसार? मैंने तो ज्यादा से ज्यादा बराबर वाला ही देखा। और देखिए अभी जैसे मुझे क्या लगता है, जैसे आप बोल रहे हैं ना रुक्षता बढ़ती है, तो हरितकी ज्यादा रुक्षता निर्माण करती है। भले ही हरितकी को लाइक माता के रूप में माना है, पथ्या के रूप में माना है, बट अम्लकी से ज्यादा हरितकी अधिक मात्रा में थोड़ा ड्राइनेस निर्माण करती है, तो हरितकी मात्रा हम कम कर सकते हैं। और जैसे जहां पर जो भी जरूरत है। हाँ बताइए वैशाली, आप बताइए। मैम इसमें सुरवारी हीड़ा यूज किया ना तो नहीं होगी, सुरवारी हीड़ा ज्यादा यूज करते हैं फिर नहीं होती है। अच्छा, हेलो, कौन सा हरड़ बोली मैडम?
सुरवारी हरड़। सुरवारी हरड़। जी। अच्छा, ज्यादातर तो ये विजया ही जो बड़ी वाली रहती है वही मिलती है। एक जो छोटी वाली होती है बाल हरड़। बाल हरड़ जी। बिल्कुल 3 प्रकार की आती है ना हृदय। तो जो कॉन्स्टिपेशन और कसाय रस ज्यादा होने के कारण मैं एक भाग हरड़, उसका 2 गुना बहड़ा और 3 उसका 2 गुना आंवला, ये वाला में नहीं होता है कॉन्स्टिपेशन लगभग। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे वही मैं कहना चाह रही थी कि जहां पर जैसे जरूरत है इसके हिसाब से हम तीनों का कॉम्बिनेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आम्लकी इन तीनों में बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, आम्लकी का वैसे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जैसे जहां पर भी हमें लाइक बालों के ऊपर काम करना है, स्किन के लिए हम लोग लगाने को देते हैं, कहाँ पर भी जैसे फोड़े फुंसियां भी आती है तो वहां पर भी हम त्रिफला चूर्ण का रोपण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी जगह पर भी जहाँ सिकुड़ना अपेक्षित है वहां पर, ऐसी जगह पे विटामिन सी जो हीलिंग का काम करता है वहां पर अगर आम्लकी की अधिक मात्रा हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और किसी का कुछ अनुभव हो तो इसके बारे में बताइए, डॉक्टर जगतार जी, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर रूपल। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। बताइए। जो त्रिफला चूर्ण है, अभी रूरल एरिया में तो यूनि धावन के लिए पेशेंट विलिंग नहीं होते ज्यादातर कर, तो फिर वो ओरल से हम देते हैं तो ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन या फिर कैंडिड इन्फेक्शन जो रहता है तो उसमें रिजल्ट आएगा क्या, मतलब एक्चुअली देखिए ना, हाँ बिल्कुल आपने अच्छा पूछा, क्योंकि सूक्ष्म त्रिफला का उपयोग तो हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में ही करते हैं ना आयुर्वेद का। तो जहां पर भी फिर कोई भी छोटा मोटा ऐसे इन्फेक्शन हो, पीआईडी के इन्फेक्शन में भी हम देते हैं, कई सारे जो व्याधियां है पीसीओडी में भी त्रिफला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या जहां पर भी हमें लगता है कुछ बैक्टीरियल या कुछ जीवाणुजन्य स्थितियां है, शोथ है, इन्फ्लामेशन है, फिर वो सर्वाइव ये भी हो लाइक वजाइनाइटिस भी हो, तो सूक्ष्म त्रिफला हम इंटरनली देते ही है, तो इसका इफेक्ट होगा। बट जैसे कि आप बात करें यूनि धावन की, तो वहां पर जो एक लोकल जो सिक्रेशन है, कंडू है, जो वहां पर अधिक मात्रा में क्लेद बन रहा है, क्योंकि क्लेद बनेगा तो ही वहां पर स्त्राव सिक्रेशंस होंगे, तो वहां पर जो एक हीलिंग का काम करना है तो वो लोकल धावन से अधिक होगा। और अगर आपको इंटरनली अगर कुछ इन्फेक्शन को कम करना है तो इंटरनली इफेक्ट होगा, बट धावन करेंगे तो ज्यादा दुगना रिजल्ट आएगा। इंटरनल मेडिसिन के साथ अगर कुछ लोकल एप्लीकेशंस करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट आता है। जैसे पंचकर्म की बात कीजिए, पंचकर्म अभी आपने कुष्ठ की ट्रीटमेंट चालू की है, तो कुष्ठ में हम लोग कितना भी देंगे बट जैसे कुष्ठ में शोधन ज्यादा इफेक्टिव होगा, या फिर आमवात संधिवात के पेशेंट्स में भी केवल ओरल मेडिसिन से नहीं चलेगा, हमें वहां पर थोड़ा स्वेदन वगैरह करना होगा, स्नेहन करना होगा, तो आपकी ट्रीटमेंट ज्यादा सफल बनेगी। इसी हिसाब से मुझे लगता है कि पेशेंट विलिंग नहीं है ना, तो मैंने कल ही एक इनको बताया, सोनू जी या किसी का तो बताया था कि अगर आप मतलब पेशेंट विलिंग क्यों नहीं होता है कि उसके मन में थोड़ा सा डाउट होता है, तो थोड़ा कन्विंस भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप उसको घर में ही अगर करने को लगाएंगे, थोड़ा सा सिंपल घोल बनाकर गुनगुना वॉश करने को भी बना देंगे ना उनको, तो भी, क्योंकि प्रोसीजर से लोगों को थोड़ा डर लगता है ना मैम। सिंपली जैसे डेटॉल मिलाकर हम लोग ये कराते हैं, तो ऐसे ही करेंगे ना वो धावन घर में ही नहाते समय, एक मग में बस उतना सा थोड़ा सा काढ़ा डाल देकर, तो भी थोड़ा काम हो जाएगा ना। यूटीआई धावन में दे सकते हैं। हाँ यूटीआई में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि देखिए यूटीआई इन्फेक्शन हमने इसके ऊपर एक सेशन भी किया था, पेशाब की जलन, तो बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ कॉन्स्टिपेशन या एनल रीजन से, मतलब क्योंकि स्त्रियों में एनल रीजन फिर यूरेथ्रा और वजाइनल एरिया बहुत ही क्लोज है और उसकी लेंथ भी कम होती है यूरेथ्रा की, तो इसीलिए स्त्रियों में बार बार ये समस्या होने का एक मतलब आशंका होती है। तो इसीलिए कुछ ये भी बताया है कि मतलब ये कैसे करना है, क्लीनलीनेस कैसे रखना है एनल रीजन का, ताकि बाकी एरिया में वो इन्फेक्शन ना फैल सके। इसीलिए हम लोग वहां पर भी त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। एक महिला थी, उनको हर एक साल गर्मी के मौसम में वो यूटीआई जैसा बर्निंग सेंसेशन होता था, लेकिन इन्फेक्शन नहीं निकलता था। क्या नहीं निकलता था? यूटीआई इन्फेक्शन का जो सिम्टम रहता था, लेकिन इन्फेक्शन का जो बाकी इकोलाई वगैरह सब जो है बैक्टीरियल, ये नहीं आता था। वो तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है ना बर्निंग। हाँ वो तो वहां पर तो सिंपल है। देखिए जैसे कि कल ही मुझे लगता है स्वाति ने ही पूछा था कि प्रेगनेंसी में कैसे हम करेंगे, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा है,
फिर क्लीनलीनेस है, विटामिन सी, और ऐसे कुछ थोड़ा सा अगर इन्फेक्शन हो तो प्रोबायोटिक का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। लाइक दही खाने को लगाइए ज्यादा मात्रा में, या फिर चीज वगैरह जो एक नेचुरल प्रोबायोटिक को डेवलप करते हैं, गुड बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं ना, विटामिन कांजी का सेवन कर सकते हैं मैडम? कांजी का, कांजी भी चलती है, कांजी भी चल सकती है। गाजर वाली ना कांजी? कौन सी वाली? गाजर की, गाजर। आप कैसे बनाते हैं कांजी, बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ मैडम, बहुत सिंपल है। आप बताइए। एक मिनट में। कामिल मैम आप भी बताइए कुछ इसमें। आप आधा केजी गाजर ले लीजिए और उसको पतले पतले टुकड़े कर दीजिए, लंबा लंबा, लगभग 2-2 इंच का। अच्छा। और उसमें आप मिला दीजिए 1 पाव जैसा बीटरूट, वो भी वही साइज का। और दोनों को एक आप ग्लास का जार ले लीजिए, मर्तबा या फिर प्लास्टिक का, जो फूड ग्रेडेड प्लास्टिक रहता है, उसमें डाल दीजिए आप लगभग 2.5-3 लीटर पानी। और उसमें आप डाल दीजिए लगभग 20 से 25 ग्राम सरसों के दाने, कूट कर, हल्का हल्का दरदरा कूट कर। और उसमें आप फिर डाल दीजिए लगभग स्वादानुसार, आपको पता चल जाएगा, सेंधा नमक और काला नमक। और उसे आप किसी गर्म स्थान पे, घर के किसी भी गर्म स्थान के कमरे में रख दीजिए। फर्मेंट हो जाता है, लगभग 3 दिन में हो जाता है, 3 से 4 दिन में। और हर एक दिन जब आप उसको क्या करेंगे, 12-24 घंटा में, 12 घंटा 24 घंटा में एक बार किसी अच्छे साफ सुथरे, किसी मतलब जो चलाने वाले होते हैं, उससे थोड़ा सा घुमा देंगे उसको। तो उसके बाद में फिर 3-4 दिन बाद में उसको छान लीजिए, और उसका अंदर का जो सब्जी रहता है, जो गाजर बीट रहता है, उसको हटा दीजिए। और फिर उसका आप यूज कीजिए लगभग 50 ml, और साथ में 150-200 ml पानी मिला करके। डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, कभी कभी। हाँ, नहीं लेता है, डायरेक्ट तो नहीं लेना है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा डाइल्यूट करके लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, और कोई करता है इससे कांजी, बताइए। डॉक्टर जगताप जी आप करते हैं, और कोई प्रयोग करता है इसका? रूपल, पूजा जी, कामिनी मैम आप करती है कहाँ पर इसका प्रयोग ऐसे? ये बच्चों के लिए और आपका किसी भी तरह का, महिलाओं के लिए भी सही है, क्योंकि इसमें आपका पोषक तत्व है, फर्मेंट होने के बाद में काफी जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं शरीर में। और दूसरा आपका पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहता है, जो प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक जो कमी रहता है, या जिनका आईबीएस का प्रॉब्लम है, उनमें हल्का हल्का ये दे सकते हैं। हाँ, वो तो खट्टा, वहाँ पे भी, वहाँ तो खट्टा चलेगा ही चलेगा। नेचुरल प्रोबायोटिक का रूप में, जैसे दही का छाछ काम करता है, मट्ठा वगैरह, वैसे इसे भी प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पाचन भी अग्नि है, दीपन पाचन दोनों काम करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत साधारण सा कोई भी बना सकता है घर में, बच्चे भी। हाँ बिल्कुल, वो तो ठीक है, हाँ बना सकता है बिल्कुल। किसी का अनुभव इसके बारे में बताइए प्लीज। अभी मैं बनाया हूँ तो अच्छा, बताइए अगर है तो सामने। नहीं, अभी तो मैं बाहर हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैम बताइए, किसी का कुछ अनुभव है, बताइए जगताप जी। तो त्रिफला तो मैं केला नहीं यूज करता हूँ। आवाज आ रही है मैडम? हेलो, हाँ बताइए सर, बताइए। आ रही आवाज? सिंगल हर्ब के तो यूज नहीं करता हूँ, केला तो नहीं यूज करता हूँ। इसका मैं एक त्रिफला का कंपाउंड तैयार करता हूँ, मेडिसिन का, वो मैं बोलता हूँ आपको। तो उसका बहुत ज्यादा मल्टीपल यूज करता हूँ मैं। अच्छा। उसमें त्रिफला लेता हूँ 250 ग्राम। हाँ। यंग हर्ड, जिसको छोटा हर्ड बोलते हैं, तो 100 ग्राम। सौंफ 200 ग्राम, और धनिया बीज 200 ग्राम, और सनाई पत्तर 200 ग्राम। इसमें मिश्री मिलाते हैं 1 kg। तो ये मेरे क्लिनिक का बहुत फेवरेट है, मेरा ये इसका। तो इसको मैंने बहुत मल्टीपल रोगों में यूज करता हूँ। तो पहले मैंने तो पित्त जो शेरशूल है, हेडेक में यूज करता हूँ। इसके अलावा माइग्रेन में देता हूँ। माइग्रेन में भी बहुत अच्छा। हाँ, जॉन्डिस में यूज करता हूँ, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में यूज करता हूँ, हाइपर एसिडिटी में यूज करता हूँ, और अपरपित्त में, और गाल ब्लड स्टोन का, जिनका दर्द नहीं ठीक हो रहा, उनको बहुत सूट करता है, का ऑपरेशन करता है। तो उससे पेन तो 1-2 दिन में बंद कर देता है गाल ब्लड स्टोन का।
और ये स्किन एलर्जीज में देता हूँ, शीत पीत में बहुत बढ़िया कार्य करता हूँ। और एक्ने पिंपल्स में ये मैं यूज करता हूँ कंपाउंड, 2 से 5 ग्राम देता हूँ सुबह शाम पानी से, एज ए सहायक मेडिसिन के तौर पे यूज करता हूँ इसका बेस। तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और हेमराइड में, अर्श में भी बहुत बढ़िया काम करता है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सोनू जी, जो आप बोल रहे थे ना, तो अगर हमने इसको गरम दूध के साथ रात्रि में दे दिया तो भी अच्छा काम होता है ना? त्रिफला चूर्ण को गरम दूध के साथ देने से भी अच्छा काम आएगा। जी जी, ये सर का जो अभी जो योग बताए हो, अधिकतम कितने दिन तक प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि उसमें सराय पत्र है? हम देते हैं कम से कम 6 वीक्स देते हैं। 6 वीक ना, क्योंकि कभी कभी सनाय पत्र का के कारण ज्यादा आपका बढ़िया एक्टिव हो जाता है। ज्यादा नहीं लगता इसमें, तो बहुत मात्रा कम आता है। मात्रा कितनी देते हैं सर? 3 ग्राम? 2 से 5 ग्राम देते हैं। मिश्री है उसमें बराबर इक्वल मात्रा मिश्री है, उसमें बहुत क्वांटिटी कम हो जाता है। जी जी, हाँ तब ठीक है। स्नाई का तो इसमें 500 मिलीग्राम से कम ही रहेगा, तब ठीक है। जी जी, ये बहुमूत्रता में भी काम आता है। त्रिफला चूर्ण बहुमूत्रता में या प्रमेह के रोग में भी बहुत अच्छा काम करेगा। फिर विषम ज्वर वगैरह की स्थितियों में अगर हम लोग स्त्री रोगों की बात करते हैं तो ये जैसे अभी हमने बताया, फिर इसको शहद के साथ भी हम लोग घी के साथ या शहद के साथ भी प्रयोग करेंगे तो नेत्र रोगों में तो बहुत ही अच्छा काम है। और कुछ फोड़े फुंसियां मुझे लगता है जो इन्फेक्शियस है या फिर उपदंश जैसे कुछ व्याधियां है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, इसमें भी त्रिफला चूर्ण का शुद्ध गंधक या शहद के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा, जो भी रक्त दुष्टिजन्य स्थितियां है या चर्म रोग है, त्वचा के विकार है, उसमें अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि गंधक तो अच्छा काम करता ही है और त्रिफला चूर्ण भी व्रण जख्म में अच्छा उसका रोल है। इसीलिए फिर स्त्री अवस्था जनित हो या कुछ जो जुड़े ऐसे कुछ पिटिका फुंसियां आ जाती है कई बार कुछ अपने मतलब प्राइवेट पार्ट्स पर, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे गंधक के साथ, गंधक रसायन के साथ, तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा त्रिफला चूर्ण का। और त्रिफला के कल्प बहुत सारे हैं ना हमें, तो इसको लेकर बहुत ही ज्यादा एक बड़ा ये है त्रिफला चूर्ण को लेकर। वटी के रूप में है, काढ़े के रूप में है त्रिफला चूर्ण। कई जगह पर मुझे लगता है आयुर्वेद के तमाम सारे औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कभी हिरड़ा है, कभी उसमें भी वितक होता है, कभी फिर आंवला तो होता ही होता है। जी बताइए। बालों के धोने के लिए, हाँ और एक बताऊंगी मैं, स्त्री रोगों की बात चल रही तो त्रिफला चूर्ण का जैसे हम लोग धावन के लिए प्रयोग करते हैं, वैसे ही त्रिफला चूर्ण से बाल धोने से भी जो बालों की समस्याएं है, बाल जल्दी सफेद होना है, तो उसमें भी अच्छा लाभ मिलता है और थोड़ा सिल्कीनेस आ जाता है मेरा एक अनुभव है मैडम। हाँ ये, हाँ बिल्कुल ये अनुभव है, बताइए। बहुत अच्छा काम किया था एक व्यक्ति के ऊपर में, उनका आगे का बाल झड़ रहा था, तो उन्होंने त्रिफला पात से धोना चालू किया और लगभग 3 महीना लग गया उनको, और सरसों तेल का वो मालिश करते थे उसके बाद में। अच्छा तो पूरे बाल आ भी गए और झड़ना भी बंद हो गया, डेंड्रफ भी कम हो गया था। एज क्या थी उनकी? एज 45 थी मैडम। हाँ तो फिर ठीक है, अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर 45 के एज में अगर ये हो गया, क्योंकि 45 के एज के बाद थोड़ा सा लाइक मेनोपॉजल या फिर उम्र को लेकर भी होता है ना कि थोड़ा चालू हो जाता है कुछ। ये मेल थे मैडम जी? ये पुरुष थे, मेल थे ये। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी होता ही है, बदलाव तो आता ही है। फिर भी अगर रिजल्ट मिला है तो निश्चित रूप से, और मैंने भी कुछ इसको बताया था, कुछ पेशेंट्स को बताया था त्रिफला से बाल धोने को, तो उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला जी। और किसी को कुछ बता, स्काल्प सोराइसिस रहेगा तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ यस एज अ पैक के जैसे लगाया और तक्र के साथ धोया तो अच्छा रिजल्ट है मैम उसका। और ये उद्वर्तन में अच्छा काम करता है मैडम। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ही बेस्ट है त्रिफला, उद्वर्तन के लिए बहुत अच्छा है। ओबेसिटी के पेशेंट्स में ये कुल्थी पाउडर और त्रिफला बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओबेसिटी के महिलाओं में पीसीओडी ओबेसिटी रिलेटेड अगर हो तो जो उद्वर्तन करना है, जहाँ पे हमें कफ दोष यानी मेद धातु को भी और क्लेद अधिक बनता है, स्वेद अधिक आता है, तो वहां पर भी त्रिफला अच्छा काम करेगा। स्वेद बहुत अधिक आने की स्थितियों में भी उद्वर्तन के लिए इसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और कुछ बताइए, अच्छा डिस्कशन हो रहा है त्रिफला को लेकर। मैडम आप बताइए, आपका कुछ अनुभव? पीसीओडी में कैसे यूज करेंगे?
पीसीओडी में उद्वर्तन के रूप में, क्योंकि पीसीओडी अगर ओबेसिटी से रिलेटेड हो तो वहां पर कफमेट को हमें पिघलाना है, कफमेट को कम करना है। इंटरनल मेडिसिन देते हैं हम लोग, तो वहाँ इसके साथ साथ कुछ कर्म करेंगे तो उद्वर्तन भी बताया है इसमें कि कफदोष को कम मैं करने के ये लिए। योग बताऊं मैडम क्या? कौन सा? जो त्रिफला उद्वर्तन बताता हूँ जो मैं। हाँ बताइए। हाँ, 1 किलो चने का बेसन, हाँ बिल्कुल 250 ग्राम आपका त्रिफला, हाँ और मसूरी, आधा केजी ये कुल्थ दाल का पाउडर, कुल्थी दाल का कुड़ित पाउडर। यूज करते, कुड़ित, हाँ बहुत हाँ, अच्छा वृक्ष है। हाँ और अच्छा 100 से 150 ग्राम हल्दी पाउडर। हाँ बिल्कुल अच्छा जी। और उसके बाद में फिर नहाने से पहले 1 घंटा आधा हाँ घंटा पहले उनको वहाँ मसूर की दाल का नहीं उद्वर्तन। लगाते आप पाउडर इसमें, आटा मसूर दाल का? नहीं, मैं कुल्थी इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा हम लोग मसूर का भी करते हैं। अच्छा, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये वाला काम करता है। बिल्कुल 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 अच्छा है ये वही तो, मतलब अपने कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो एक अलग मजा भी आता है, एक अलग अनुभव भी मिलता है, और हमें भी थोड़ा सा कुछ कुछ नया नया सोचने लग जाता है ना। कामिनी मैम बताइए आपका त्रिफला चूर्ण को लेकर कुछ। हाँ सब लोग बता रहे हैं नया कुछ बताइए। सुन रही हूँ मैं कि सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे। उद्वर्तन में हम लोग कोल कुलत्थादि चूर्ण भी यूज करते मैडम, कौन और सा? त्रिफला के तो हाँ कोल हाँ कुलत्थादि चूर्ण बना बनाया मिलता है, तो हाँ वो भी यूज करते हैं त्रिफला में मिला के उद्वर्तन में, है ना। वो भी यूज करते हैं। बाकी त्रिफला के यूज साउथ तो की ये सारे ब्रांड लोग है, मिल जाती है आसानी से। साउथ की नागार्जुना, कोटाकल, ये सब की बनाते हैं ये वाली चूर्ण, कुलथ आदि चूर्ण। अच्छा हाँ मिल जाता है, बना बनाया मिलता है ना, उसमें त्रिफला मिला के कर सकते हैं उद्वर्तन। और दूसरा की बाकी यूज तो सब लोग बता ही रहे हैं, हेड टू टो यूज होता है, मतलब सिर से लेके बिल्कुल पैर तक। बिल्कुल हेड टू टो, हाँ यस 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 हाँ, आप डेफिनेटली त्रिफला को कहीं भी यूज करिए, बेनिफिशियल रहता है। और बिल्कुल। दूसरा स्किन के लिए भी बेनिफिशियल रहा है ये, एंटी रिंकल जो बनाई जाती क्रीम्स उसमें भी बिल्कुल डाला जाता है ये। त्रिफला हनी में मिला के भी फेस के लिए जो है काफी लगा देते हैं, बेनिफिशियल रहता है। हाँ और पिंपल्स में लगा देते हैं, पिंपल्स यस में। पिंपल्स में है तो मैडम पुदीने के रस में मिला के लगाते हैं हाँ त्रिफला को। बिल्कुल, और फिर तो गर्म ये पानी से भी, लाइक कहाँ पर भी कुछ फोड़ा वगैरह आया हो ना, तो जैसे हाँ दशांग लेप वगैरह लगा देते तो हम लोग उसको त्रिफला चूर्ण को भी लगा सकते हैं ना। आई वॉश के हाँ लिए भी यूज होता है, नंबर उतारना है आपको तो नेत्र धावन के तभी, लिए हाँ चक्षुष तभी है, बहुत ही एडवाइस सुंदर है चक्षुष बिल्कुल। तभी एडवाइस करते हैं उनको, है ना। बाकी हाँ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में तो यूज होता ही होता है। और लेकिन एक क्वेश्चन जो अभी था ना कि प्रक्षालन के लिए पेशेंट माना करती है, नहीं मानती है, तो क्या ओरल से वही बेनिफिट मिलता है? वही बेनिफिट सेम तो नहीं मिलेगा। प्रक्षालन हाँ अगर आप कराना चाह रहे हो और ओरल देंगे तो सेम बेनिफिट नहीं मिलता, ओनली त्रिफला से नहीं मिलेगा, नहीं आपको मिलेगा बाकी मेडिसिन भी एड ऑन करनी पड़ेगी, मतलब तो ही उसका बिल्कुल। कैंडिडियासिस वगैरह ठीक होगा। और दूसरा जिस पेशेंट को डायबिटीज होता है ना, उनमें ज्यादा त्रिफला अगर हम देते हैं ना तो उसको हम थोड़ा सा बोलते हैं कि अपनी जो मेडिसिन है उसके साथ नहीं लेना है, थोड़ा सा गैप दे के रखना है। अच्छा तो फिर उनकी जो मेडिसिन चल रही होती है वो थोड़ा सा ड्रग इंटरेक्शन वाला मामला रहता है, थोड़ा सा वो ध्यान अच्छा रखते हैं। अच्छा। और हम वो वैसे ओरल देंगे तो ओरल देंगे तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आप प्रक्षालन से लाना चाह रहे हो ना, वो बेनिफिट ओरल से नहीं मिलता आपको। ओरल के लिए दूसरी मेडिसिन साथ में देनी पड़ेगी, ये मेरा बोलने का मतलब था। लोकल लक्षण थोड़े कम नहीं होंगे ना जल्दी, पूजा जी बता, आप ही हाँ सोचिए। जैसे कोई जख्म है, हम लोग कितना आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभा कितना भी देंगे, बट अगर कुछ वहां पे जख्म पे लगाते हैं तो जल्द तुरंत असर मिलता है ना उसको। नहीं नहीं, कितना देंगे की बात नहीं है मैडम, ये पूछ रही है ना कि त्रिफला कषाय से प्रक्षालन से जो बेनिफिट मिलता है वही त्रिफला ओरल देने से मिलेगा क्या? ऐसा नहीं नहीं होता मिलेगा, हाँ नहीं है ना, नहीं वही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। हम्म हाँ। नहीं मिलेगा। और मैम वो पीसीओडी में उद्वर्तन कितने दिन तक करना है, कितने मतलब? उद्वर्तन तो 3 days कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, आप डिपेंड्स अपॉन प्रकृति के हिसाब से सोचिए ना। हाँ डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट, आपको उस हिसाब से 3, 5 या 7 दिन, इससे ज्यादा नहीं कराना, नहीं तो नहीं फिर कराना, रुक्षण करता है रुक्षता फिर। आएगी। कफ प्रकृति का है तो 7 दिन कराइए, और फिर पित्त प्रकृति में
5 दिन, और वात प्रकृति में तो उद्वर्तन मतलब कम करे, या इसमें हम हाँ। लोग थोड़ा कुछ ऑयली डाले, घी डाले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर इतना मतलब ये नहीं होगा, उनकी स्किन ऑलरेडी और रुक्ष रहती है ना। हाँ जनरली उद्वर्तन उसमें कराते हैं ना, आपको विरेचन कराना है, लेकिन आपको पेशेंट में कफ भी दिख रहा है, तो पहले उद्वर्तन करा लो, फिर उसके बाद विरेचन कराओ, तो शोधन फिर करा आपका लो, जो हाँ। कफ की वजह से अवरोध हो रहा था वो नहीं होगा। ये नहीं पर्पस रहता है होगा। उसमें उद्वर्तन कराने का, जहां आप विरेचन प्लान कर रहे हैं उन पेशेंट्स में। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस हम्म। यस। और किसी को कुछ बोलना है त्रिफला चूर्ण को लेकर? तो आगे बढ़े फिर। हमारा जो चूर्ण है नागकेशर, बहुत ही हम लोग हमेशा से इस्तेमाल करते हैं, कुछ दीपन पाचन के तौर पर भी, ओव्यूलेशन को इंडोज करने के लिए भी नागकेशर और त्रिकड़ु चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो नागकेशर थोड़ा सा उष्ण भी है, बट स्त्री रोगों में कई बार कॉम्बिनेशन के रूप में, पीसीओडी में या कुछ योनि व्यापक की स्थितियों में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, नागकेशर चूर्ण का। तो आपके भी कुछ अनुभव हो तो नागकेशर से जुड़े बताइए प्लीज। रूपल, वैद्य रूपल, वैशाली। बताइए नागकेशर चूर्ण कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे? जगतार जी, डॉक्टर जगतार जी। नागकेसर का जो चूर्ण है ना, सिंगल हर्ब के यूज में मैं करता हूँ अस्थमा में। तो अच्छा, मुझे और तो वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की साइट पे उनका एक पेटेंट था, तो वो मैंने देखा, तो स्टडी करके तो फिर यूज करना स्टार्ट किया, तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है अस्थमा में इसका। जी 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 जी, यस। और कुछ हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे ना मैम, प्रदर में भी यूज करेंगे ना इसका, नागकेशर का? हाँ जी मैडम, दीपन पाचन है तो मैं तो ओव्यूलेशन के लिए भी यूज करती हूँ ना। हाँ वही वही, ओव्यूलेशन का तो में ठीक, ओव्यूलेशन का हाँ, बताया, हाँ। ओव्यूलेशन में तो इसका इफेक्ट है ही है, और हाँ। बाकी में भी यूज कर सकते हैं, जहां आपको पित्त शमन करना है, साथ में दीपन पाचन करना है, तो उन पेशेंट्स में हम लोग यूज करते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी करेंगे ना हम लोग, हाँ प्रदर में भी बिल्कुल करेंगे बिल्कुल ना इसका बिल्कुल प्रयोग? बिल्कुल, होता रक्त है प्रदर में यूज। भी करेंगे, श्वेत प्रदर में भी करेंगे। जी जी बिल्कुल। और फिर इनफर्टिलिटी में भी जैसे दीपन पाचन कराना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। मैडम ओव्यूलेशन पे काफी अच्छा इफेक्ट है। हाँ, ओव्यूलेशन पे काफी अच्छा है, हम्म, बिल्कुल। इसमें और कुछ क्रिकेटू मिला पीरियड्स में के, भी करेंगे मैम? देते हैं, तो ओव्यूलेशन में अच्छा रोल है इसका। अच्छा, हाँ फिर ठीक है। ओवुलेशन में है तो बाकी सब कुछ आ ही गया इसमें, लाइक मुझे जिनके फॉलिकुलर इनफर्टिलिटी। डेवलपमेंट नहीं, हाँ हाँ, फॉलिकुलर फॉलिकुलर डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं हो हो गया तो रही फिर, है, हाँ तो इनफर्टिलिटी रसायन का भी है। आ ही गया इसमें। जी जी, रसायन। रसायन भी, दीपन पाचन तो है, रसायन भी है, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में काफी अच्छा काम करता है ये। और त्रिकटु के साथ ज्यादा अच्छा काम करते हैं कॉम्बिनेशन के रूप में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैम और कुछ इसमें मैम इसमें बताए। अनुपान और काल कौन सा रहेगा ओव्यूलेशन के लिए देंगे तो? क्या? क्या मैम? अनुपान क्या देंगे मैम? नागकेशर। अनुपान इसका हम लोग जो देते हैं मधु और घी मिला के, घी मिला बिफोर के? मील, बिफोर मील। बिफोर मील, ओके। हाँ, अनइक्वल क्वांटिटी नहीं देना है मधु घी, हाँ अनइक्वल क्वांटिटी में मिला के बिफोर मील। बिल्कुल। बाकी तो लाइक नागकेशर उष्ण होने से, बाकी तो जैसे हमें पता है कुछ डिसऑर्डर्स, अस्थमा, कफ वगैरह में भी हम लोग इसका अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। वहां पर भी कफ जनित विकारों में अच्छा इसका प्रयोग होगा। फिर कफ योनि व्यापक हो, या जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओव्यूलेशन पे काम करता है, तो मुझे लगता है आगे की सारी स्थिति या समस्याएं जो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स है, जहाँ पे ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, वहां पर भी इसका अच्छा उपयोग होगा नागकेशर का। और आपका कुछ अनुभव हो इसके साथ जुड़ा तो बताइए प्लीज। यस, सोनू जी आपका कुछ है नागकेशर से जुड़ा अनुभव? आगे बढ़े फिर। वैशाली जी आप बताइए, क्योंकि आप द्रव्य गुण के हैं तो बताइए। जी मैम, मैं एक्चुअली रक्त स्तंभन के लिए यूज किया है, दोनों प्रदर में भी और अर्श में हाँ भी।
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ब्रदर में तो है ही, अच्छा ही रोल है हाँ, इसका। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आगे बढ़े, फिर अगला द्रव्य है शुंठी चूर्ण। तो शुंठी चूर्ण हमें पता है विश्व भेषज के रूप में शुंठी का इस्तेमाल करते हैं। हमें शुंठी ये एक पेटेंट ड्रग है, आम पाचन के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। शुंठी चूर्ण घरेलू तौर पर भी कई सारे काढ़े के रूप में, या फिर शुंठी का हमने यहाँ पे जैसे हम लोग स्तन्य जनन के लिए प्रसूति अवस्था में जो लड्डू वगैरह बनाते हैं, जिस प्रकार से जो जो कुछ बनाते हैं उसमें शुंठी का एक बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि वहां पर भी जो भी थोड़ा सा स्रोतसों में आम रह गया है उसको निकालने के लिए भी, और स्तन्य जनन इफेक्ट के रूप में भी खास शुंठी के ये बनता है। इसके साथ साथ शुंठी यह भूख बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी काम करती है। सौभाग्य शुंठी पाक करके एक कल्प बनता है, जिस जो खासकर सौभाग्य शुंठी कल्प और फिर प्रताप लंकेश्वर रस, ये दोनों अगर हम प्रसूति अवस्था में देते हैं तो मुझे लगता है प्रसूति जन्य सभी, लगभग सभी छोटे मोटे विकार, जैसे कि कुछ पेट की समस्याएं है, कुछ गलावट है, थकान है, कुछ पुष्टि धातु का बल बढ़ाने के लिए, स्तन्य प्रवर्तन के लिए काफी सारे इसके फायदेमंद है, या फिर कुछ पेन होता है, हाथ पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, ऐसे इसमें ये दो द्रव्य देंगे। थोड़ा बारीक बुखार वगैरह रहता है कभी कभी स्तन्य के समय में भी, कभी बाबू को बुखार आता है, तो ये दो द्रव्य, ये दो कल्प बहुत ही अच्छे काम करते हैं। एक तो सौभाग्य शुंठी कल्प और फिर प्रताप लंकेश्वर। तो शुंठी को विश्व भेषज के रूप में माना है। अभी हमने जो पैंडेमिक आया था उसमें भी जो निर्देश आए थे उसमें भी शुंठी का अच्छा एक उपयोग बताया था, जो हम काढ़ा बनाते हैं। तो शुंठी से शुंठी के बिना तो काढ़ा बनेगा ही नहीं। यह कफ को कम करने के लिए ही बहुत अच्छा काम करती है, प्राणव स्रोतस जनित सभी विकारों में। शुंठी का चूर्ण शहद के साथ लेने से कफ, गले की खराश हो, स्वरभेद हो, इसमें भी काफी लाभ मिलता है, प्रतिशाय में अच्छा लाभ मिलता है। स्त्री रोगों की बात करें तो आम पाचन के रूप में जहां पर भी आम अधिक बना है, या कफजनित अवरोध है, अवरोध जनित संप्राप्ति है, पीसीओडी से लेकर इनफर्टिलिटी की शुरू की अवस्था में भी हमें जहाँ शोधन करना है, इसके लिए हम दीपन पाचन कराते हैं, तो वहां पर हम लोग शुंठी चूर्ण का अलग अलग रूप से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो शुंठी तो बहुत ही एक ड्रामेटिक ड्रग है, मुझे लगता है इसके कई सारे प्रयोग है। संधिवात आम जनित विकारों में भी शुंठी का बहुत अच्छा रोल है। शुंठी यह लोकल एप्लीकेशन पेन किलर के रूप में भी काम करेगी, जहाँ जोड़ों गठियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, जहाँ सूजन है, वहां पर भी शुंठी चूर्ण का लेप लगाने से भी मतलब वहां पे जो संप्राप्ति बनी है उसका विलयन होकर भी अच्छा काम होगा। तो आप सभी लोग भी बताइए शुंठी के बारे में अपने अनुभव बताइए। सोनू जी बताइए, डॉक्टर जगतार जी, रूपल जी, पूजा, स्वाति, डॉक्टर स्वाति, वैशाली जी। शुंठी कैसे, किस रूप में आप इस्तेमाल करते हैं बताइए। एक लेटेस्ट रिसर्च आया है कैंसर पे, तो अच्छा। मैंने पेशेंट को दिया है, तो बढ़िया रिजल्ट थोड़ा। कौन सी अवस्था में दिया सर आपने, कैसे दिया? मैंने इसका एक्सट्रैक्ट के रूप में यूज किया है। अच्छा, सत्व निकाल कर। हाँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं अपने कैंसर फार्मुलेशन यूज करता हूँ उसके साथ में दिया, तो थोड़ा रिजल्ट बढ़ा है इससे। तो मैंने जो लेटेस्ट रिसर्च देखा था तो शुंठी पे आया था, तो मैंने इसका रिजल्ट लिया 4-5 पेशेंट पे, तो थोड़ा बढ़िया लगा मुझे। पेन रिलीवर भी है, बिल्कुल पेन रिलीवर भी है, जिंजर पाउडर, एपेटाइजर भी है जी। बॉडी पेन में भी बहुत बढ़िया कार्य करता है। हाँ बिल्कुल। और जैसे शूल, उदर शूल की समस्या है, गैस वगैरह बनती है, तो वहां पर भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करता है। डायबिटीज में भी, प्रमेह में भी धातु शिथिलता है, वहां पर भी फिर एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी है इसमें। नहीं, मैं यूज करता हूँ कभी कंपाउंड में, जैसे त्रिकटु में यूज करता हूँ शुंठी को, और वो तो ऐसे सिंगल कम करता हूँ यूज। तो हाँ ठीक है ना, ठीक है। नहीं अभी हम तो सिंगल इसीलिए लिया हमने कि लाइक हमारे पास अगर कुछ चूर्ण है तो इसका प्रयोग हम इमरजेंसी में कैसे करेंगे, और कौन सी अवस्था में। कई बार ऐसे होता है ना कि पेरीफेरी में, रूरल एरियाज में कई सारे कल्प हमारे मिलते नहीं है, तो वहां पर हमारे पास कौन से चूर्ण अगर रहेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाकर देंगे, इसीलिए हमने ये डिस्कशन रखा है जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, और शुंठी अभी कोविड में ना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा यूजफुल है, प्रदमन नस्य के तौर पे। अच्छा, हाँ शुंठी का नस्य है, बिल्कुल प्रदमन नस्य।
और मैडम जिन लोगों ने लिया ना उनमें वेट लॉस भी बहुत अच्छा दिखाई दिया, सिर्फ एक चिमटी इतनी मात्रा उसका प्रधमन नशा करके। मैडम अर्थ में कभी कभी ये नुकसान करता है, खाली शुंठी या अदरक उनका बढ़ा देता है ये। अर्श में उष्ण होने से? हाँ, उष्ण होने से। अच्छा, अदरक कैसे तो दिया नहीं था दे। आपने, कैसे दिया था आपने इसका प्रयोग? नहीं, इसमें देखिए शुंठी का अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो कभी कभी मुखपाक भी आता है, मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं। जी जी, वैसा ही था कुछ। तो मैं सिर्फ त्रिकटु में दिया हुआ था, अच्छा। और अदरक खा रहे थे तो उसमें भर गया था उनका। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो अदरक का सेवन मना कर देना चाहिए अर्थ में, बिल्कुल। और अच्छा। शुंठी का भी हाँ, ऐसा है, शास्त्रों में मैं कहीं देखा था। अच्छा, ठीक है, प्रैक्टिकली आपका अनुभव है, बिल्कुल जी, जी। ठीक है। और बताइए कोई। मैम आप बताइए, कामिनी मैम। हाँ, जो बता रहे हैं ना कि पित्त वृद्धि है, वहां थोड़ा सा कॉशियसली यूज कॉशियस करना रहना रहता पड़ेगा। है। हाँ, बाकी तो अगर पित्त वालों में भी हम शुंठी जल वगैरह देते हैं तो बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन थोड़ा सा कि इसका डोज का ध्यान रखना पड़ता है हमें, और कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है, ये है ना। बिल्कुल। और अदरक सरस का नस्य तो जैसे हम लोग यूज करते ही है ना इसके लिए भी। गायनिक। अदरक स्वरस डिफरेंट है, शुंठी अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है, शुंठी, बिल्कुल हाँ, शुंठी की रिजल्ट डिफरेंट है, अदरक के रिजल्ट डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। तो शुंठी तो वैसे भी जैसे आपने बता दिया कि पोस्टनेटल उसमें ज्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ स्कैंटी ब्लीडिंग है वहां बेनिफिशियल है। बट लेकिन इवन देन समटाइम्स कुछ पुराने वैद्य लोग इसमें रक्त प्रदर में भी यूज करते हैं, पर लेकिन कॉम्बिनेशन बना के यूज करते हैं। तो थोड़ा सिंगल सा नहीं। दीपन पाचन करके फिर दूसरी दवाई डाल देते हैं, ऐसा हाँ करते हैं, बिल्कुल। तो भी वो शुरू हाँ, ऐसा करते हैं। शुरू में बेसिक दीपन पाचन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग अच्छे से। हाँ, मतलब शुंठी जल दे देते ना, पित्त, मैंने तो देखा है कि पित्त प्रकृति वाली लेडीज में भी शुंठी जल देने के बाद दूसरी मेडिसिन दी है तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, पर एक ही थोड़ा सा सोच समझ के हम देते हैं तो नुकसान नहीं करता है ये। और कम डोज मात्रा में डोज देंगे तो अच्छा यस रहेगा। यस यस, डोज का बिल्कुल। ध्यान रखना रहता है, अनुपान का ध्यान रखना पड़ता है, बस ये है। हाँ, थोड़ा सा मतलब कम, हम्म, और उसको कंसंट्रेशन भी कम करेंगे तो भी पित्त नहीं बढ़ेगा, लाइक ये भी हाँ चलता है। हाँ 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 शुंठी हाँ। जल भी बनाते समय जैसे हम शुंठी लोग जल, यस, शुंठी जल काढ़ा बनाते समय उसको बहुत ज्यादा हाँ, अगर हमने उबाल दिया, चाय बनाते समय हम लोग चाय पत्ती डाली और ज्यादा उबल दिया तो चाय काली पड़ जाती है ना, ऐसे ही डायरेक्टली चूड़ा ना दे, है ना, ऐसा कर हाँ वो भी सकते हो हैं। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल जी। हम्म। यस। और किसी का कुछ इसमें अनुभव हो तो बताइए प्लीज। मैडम शुंठी जल कैसे आपके तरफ से शुंठी जल तैयार करते हैं आपकी तरफ से? बताइए, वैशाली जी बताइए, शुंठी जल कैसे तैयार करेंगे? डॉक्टर वैशाली जी बताइए। उसको थोड़ा सा भिगो कर या उबाल कर ही तैयार करेंगे ना शुंठी को। मैं शुंठी 25 ग्राम को 1 लीटर पानी में हम्म गर्म करने के लिए छोड़ देता हूँ 15 हम्म मिनट, और हम्म। उसमें आधा 1 चम्मच घी डाल देता हूँ। क्यों घी, क्यों उसको ये बनाने के लिए कंसिस्टेंसी? हाँ, थोड़ा रुक्षता उसका ज्यादातर ये मतलब जिनको आम वात वगैरह की समस्या रहती है या फिर कफ हम्म समस्या रहती है उनमें अच्छी तरह से ये हम्म। काम करता है शुंठी जल। या घुटने का जिनका प्रॉब्लम रहता है, घुटने के लिए। ये ठंड के हाँ, दिनों में ये, हाँ, ये शुंठी जल बहुत अच्छा काम करता है मेरे अनुसार। मैं ये बनाता हूँ शुंठी अच्छा। जल। घी उसमें 1 चम्मच जरूर डालता हूँ, गाय का हो या भैंस का जो हो। अब डालती मैम, घी डालती है मैम आपके यहाँ? डॉक्टर जगतार जी बताइए। डॉक्टर पूजा। घी का इस्तेमाल किया जाता है?
और एक चीज है मैडम, ये शुंठी जल बनाते समय आप उसमें जो सहजन है, हाँ, उसका छाल देने से और उसका लाभ बढ़ जाता है। जिनको घुटने, सिगरू छाल। अच्छा, सिगरू छाल, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। आगे बढ़े फिर अगला एक द्रव्य डिस्कस करते हैं। मुस्ता के बारे में बताइए, मुस्ता कैसे यूज करते हैं आप लोग? मुस्ता बच्चों के ये डिसेंट्री डायरिया में अच्छा, हाँ, डिसेंट्री डायरिया में करेंगे, और दीपन पाचन में भी चले जाते दीपन हैं। पाचन में करेंगे। मुस्ता मेनली रसपाचक के रूप में उपयोग में ला सकते हैं हम लोग, जहां पर भी जैसे कि रसपाचन कराना हो, अभी स्थूलता जनित पीसीओडी है, उस समस्या में भी मुस्ता का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ पेशाब में जलन, मूत्रदाह है, वहां पर भी उसको मुस्ता का जल देंगे तो, मुस्ता सिद्ध जल देंगे तो इसका काफी अच्छा लाभ मिलता है। और बताइए। बच्चों के किडनी रोग में अच्छा काम करता है। बच्चों की गृहिणी में, अच्छा। और पूजा जी बताइए। डॉक्टर पूजा जी बताइए कुछ इसमें आपका एडिशन। वैशाली बताइए मुस्ता के बारे में। डॉक्टर वैशाली जी मैम। मुस्ता के बारे में बताइए। मैम मुस्ता पाचन के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, वेट लॉस में भी और यूरिनरी प्रॉब्लम्स में भी बहुत हाँ, अच्छा। यूरिनरी का है तो पेशाब में जलन हो तो, हाँ हाँ हाँ, और उद्वर्तन में भी मैम हम यूज करते हैं। अच्छा काम होगा। उद्वर्तन के लिए भी हम लोग चंदन या फिर तक अगर अगरू और ये मुस्ता डालेंगे ना तो मतलब दुर्गंधी। मैडम शुंठी पानी पूछ लेते एक बार फिर उनसे। हाँ, शुंठी पानी का बताइए वैशाली, आप क्या डालती है, क्या घृत डालती है, क्या शुंठी सद्य जल बनाते? मैं एक्चुअली जल नहीं यूज करती, क्षीरपाक में देती हूँ मैम शुंठी। हाँ, शुंठी तो आपको उसका ये भी नहीं, मधुर विपाक है लेकिन वीर्य उष्ण, तो मतलब दूध के साथ साइड इफेक्ट नहीं होता मैम, उष्ण नहीं होती ज्यादा। हाँ, तो वो तो ठीक है। नहीं, सुनो जी बता रहे कि वो शुंठी का जल बनाते हैं तो उसमें घी डालते हैं, क्योंकि हम लोग भी नहीं डालते घी तो। हाँ मैम, नहीं मैं भी नहीं यूज करती हूँ। हमारे यहाँ इधर महाराष्ट्र में शायद घी नहीं डालते, मतलब नहीं डालते मैम। मैंने तो नहीं सुना है। अभी ये बता रहे कि घी डालते हैं, मुझे तो अनुभव नहीं है घी डालने का। हम लोग तो बस उसको भिगो कर या उसको उबाल कर बना देते हैं शुंठी का काढ़ा बनाकर, काढ़ा बना देते, सिद्ध जल बना देते हैं। बट घी नहीं डाले। शायद घी डालने का इनका ये परिणाम होगा कि पित्त का शमन हो, या उसका जो तीखापन है ना, उस कटु पौष्टिक है ना शुंठी वैसे तो। जी, उसका पित्त शमन के लिए ही डालते हैं। हाँ, पित्त शमन के लिए वो तीखापन कम, उग्रता, उसकी उग्रता को कम करने के लिए शायद। जी 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 हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आपने ये बताया। और मुस्ता तो हमें बिल्कुल पाचन के रूप में, रस पाचन रसव स्रोत की दृष्टि तो रस धातु प्रधान धातु है, इसलिए सभी जगह पर जहां पर भी रस पाचन करना हो वहां पर पटोल, गुरुची, मुस्ता, इसका कॉम्बिनेशन का चूर्ण हम बना देते हैं। और प्रदर की समस्या में भी मुस्ता का अच्छा उपयोग होता है, क्योंकि ये कषाय वाली है, व्रणरोपण का काम करती है, शीत गुण वाली है, स्तंभन का भी कार्य करती है। तो रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर की समस्या में भी हम लोग मुस्ता चूर्ण का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। मुस्ता काफी सारे कल्पों में भी प्रयोग में लाया जाता है। और बताइए प्रदर में आप यूज करती है वैशाली? हाँ मैम, प्रदर में भी यूज, और पीसीओडी में बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम। पीसीओडी में भी है बहुत अच्छा है मैम। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। कषाय गुण वाले सभी द्रव्य पीसीओडी में अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छा। कषाय गुण वाले, बिल्कुल जी। हिमांशु सर नमस्कार, बताइए, बहुत दिनों के बाद दर्शन। मैम षडंग पानीय में है मुस्ता, हाँ, तो सभी षडंग में पानी का मुझे एक बार अलग से सेशन लेना है उसके यूजेस के बारे में। ये तो मतलब पता है हमें, तृष्णा दाह शमन ये करता ही है, ज्वर के अवस्था में देते हैं, या फिर जहां पर भी संसर्जन क्रम के रूप में पंचकर्म के बाद शोधन के रूप में देते हैं, मूत्रदाह में देते हैं, जहाँ मतलब पेशेंट का बल कम है, अग्नि भी मंद है, वहां पर षडंग पानी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है जी, बिल्कुल। और कुछ ऐड करना है, किसी की केस है कुछ? डॉक्टर हिमांशु सर जी बताइए, कुछ केस है क्या? मेघा जी नमस्कार, डॉक्टर मेघा नमस्कार। केस है नमस्कार। बताइए, केस है क्या?
यस मैम, एक पेशेंट है ओपीडी में, मैंने मॉर्निंग में भी डाला था। हाँ बताइए। 2 months एमिनोरिया है मैम, एक्चुअली इनफर्टिलिटी ट्रीटेड है। पहले भी उसको एक अबॉर्शन हो चुका है, मिस्ड अबॉर्शन, और एक जो है आईयूडी हो चुका है 6 months पे। और अभी वो जो पेशेंट है मेरे पास लास्ट टाइम 6 months से ट्रीटमेंट ले रही थी, हाइपरटेंसिव है। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ उसे मुक्तावटी दे रखी थी, लेकिन अभी भी आज भी मैंने उसका बीपी देखा तो 160 120 था। और 2 months की प्रेगनेंसी। एज मैम इसकी है 30 years। फर्स्ट प्राइमी है? 1 अबॉर्शन एंड 1 आईयूडी। ओके, तो थर्ड ग्रेविडा है। ठीक है, कुछ हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस, वर्क पैटर्न क्या है? नो मैम, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप जो है, शी इज ए नेगेटिव एंड हर हस्बैंड इज बी पॉजिटिव। ओह ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, वो तो आप ये करा देंगी, वहां पे इंजेक्शन वगैरह एंटीडी का दे देगी तो वो हो जाएगा। तो इसके लिए आपने आरोग्यवर्धिनी दी है। देखिए आरोग्यवर्धिनी अच्छा काम करेगा। रसपाचक दीजिए मैम, रसपाचक भी अच्छा काम करेगा। ओके मैम, एक्चुअली रसपाचक, आई एम फ्रॉम जयपुर, तो यहाँ पर रसपाचक वटी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये ठीक है ना, आप फिर मुस्ता गुड़ूची, गुड़ूची भी दे सकती, गुड़ूची मुस्ता और पटोल का कॉम्बिनेशन बनाकर चूर्ण दे दीजिए फिर उनको, वो भी वही काम करेगा। तो रसवस प्रतुस्ते ही काम करेगा। यहाँ पर लघु मालिनी वसत भी काम करेगा। और फिर इसके साथ साथ कुछ अगर आपको जैसे आपकी अवेलेबिलिटी है तो जटामांसी भी काम करेगा इसमें। बट आरोग्यवर्धिनी और ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया ना, ये बहुत अच्छा काम करेगा। रसपाचक पट्टी या फिर लघु सूचक भी दे सकती है। मैम तो ये जटामांसी क्या सेफ रहेगा अभी प्रेगनेंसी में? हाँ थोड़ा सा वही उष्ण तीक्ष्ण है, थोड़ा वो भी है, बट 7 दिन के लिए 3 दिन के लिए दे सकते हैं। ओके मैम, कम मात्रा में फांड के रूप में दे सकते हैं जटामांसी। कम मात्रा में दे सकते हैं जटामांसी, ऐसा एकदम से नहीं ये करेंगे, बट फांड देना मैम, फांड। अच्छा फांड, बरोबर। आरोग्यवर्धिनी तो दे सकते हैं बिल्कुल, लघु मालिनी वसंत भी दे सकते हैं जी। ओके ओके, थैंक यू मैम जी। और उसका ये सोडियम इंटेक भी कम कराइएगा, पानी भरपूर पिए। वेट ज्यादा है? नहीं नहीं, वेट नॉर्मल है, 60 मुझे लगता kg। है कुछ स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा ये हाइपरटेंशन, सो आई थिंक फिर उनको थोड़ा सा हम लोग ये भी करेंगे तो चलेगा। उसको थोड़ा एडवाइस कीजिए, प्राणायाम लाइफस्टाइल चेंजेस करवाइएगा, उससे भी होगा ब्लड प्रेशर में। मेनली वो रिलैक्स रहे, हैप्पी रहे, वो भी होगा। अच्छी नींद भी हो जाना जरूरी है। जी मैम, वो सब तो है, वो खुद एक योगा ट्रेनर है। अच्छा, एलोपैथी कुछ दिया आपने इसमें? नहीं, आयुर्वेदिक तो मैं अभी तो सिंपल जो है, पहले अबॉर्शन था इसलिए शिवलिंगी और पुत्रजीवक बीज चूर्ण दे रही हूँ। और बाकी तो उसका जो है वही फोलिक एसिड 160 देखिए, 160 बताया ना, और नीचे वाला 120। अच्छा अच्छा, कंसिस्टेंटली जरा देखिए आप उसको। वो ट्रैवलिंग करके आती है क्या? रिलैक्स करने के बाद ही देखा ना आपने? मतलब बीपी तो आपने बिल्कुल, हाँ नहीं नहीं, रिलैक्स करने के बाद ही देखा था, 1 hour के रिलैक्सेशन के बाद। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए बोलिए, और अनापान मेडिटेशन जो होता है माइंडफुलनेस वाला, वो करने को बोलिए। ओके जी मैम, जनरली योगा ट्रेनर्स जो होते हैं ना, वो मेनली अपना फोकस रखते हैं आसन पे, ज्यादा एक्सरसाइजेस पे। तो बीपी को लो करने में या फिर हेडेक में अनुलोम विलोम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी जी। और एक बुद्धि मेडिटेशन होता है विपश्यना आनापान, तो उसमें स्ट्रेट स्पाइन को सीधा करके बैठ के और अपने नॉस्ट्रल होल पे ही फोकस करना होता है, ब्रीथ के टच को ही रियलाइज करना होता है। उससे का भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं बीपी और टेंशन को कम करने। ओके ओके सर, मैं आपकी बात बताती हूँ उन्हें। और कुछ सजेशन है किसी का इस केस में? आरोग्यवर्धिनी जरूर चला दीजिएगा। ओके जी मैम। और लघु मालिनी वसंत भी चलेगा। हाँ, और लघु मालिनी और हाँ, और जटामांसी का हल्का सा काढ़ा दीजिएगा, अच्छा काम करेगा। ओके मैम जी। और थोड़ा कंसिस्टेंटली वॉच करिएगा, देखते फिर और कुछ ऐड करना हो तो देखते फिर। यस मैम, लास्ट टाइम भी एक्चुअली 160 100 था, उससे पहले 140 96 था, तो मैंने कुछ भी दिया नहीं था उसको, जस्ट अनुलोम विलोम और यही सब प्रेस्क्राइब किया था। बट अब की बार बहुत ज्यादा था तो मुझे लगा शायद कुछ प्रेस्क्राइब करना चाहिए फिर। मैडम वो योगा टीचर है तो उनको थोड़ा मेडिटेशन और ध्यान पे ज्यादा थोड़ा वो फोकस करे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा ध्यान से। जी जी बिल्कुल। चिंतन मनन करें, स्वाध्याय करें कुछ अच्छे पुस्तकों का, तो मन जो है वो कहीं भी और थोड़ा ये भी लगा दीजिए ना उनको थोड़ा सा
मतलब जैसे अभी सर बताए पुस्तक का और इसका थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव बढ़ा किसी भी दीजिए तरह का आध्यात्मिक झुकाव उनको काफी ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं तो बुजुर्गों नहीं में भी मैंने देखा बोला है। है जी, उन्हें बोला है ओंकार मैंने का भी भगवत जप गीता के कराइए, लिए। चैंटिंग बताइए, ओम चैंटिंग वगैरह, ओंकार वगैरह। जी जी, जो वो सब मैंने उनको बोला है करने को। होगा ओल्ड फिर लेडी जो आराम से होगा। मैडम एक बात है, जो ओल्ड लेडी लोग आती हैं हाई बीपी की शिकायत वाले, मैं बोलता हूँ कि आप सत्संग करना शुरू कर दीजिए। बेटा बहू को क्या छोड़ दीजिए करना? अकेले, सत्संग करना चालू कर दीजिए और बेटा बहू को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। झगड़ों को भूल जाइए। तो रिजल्ट इससे भी मिलता है। मिलता है, मिलता है, छोटी छोटी बिल्कुल मिलता है ना, छोटी क्यों नहीं छोटी मिलेगा? बातें। छोटी छोटी बातें होती है बट मिलेगा जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत जी, अच्छा, थैंक यू। यस, थैंक यू। अच्छा डिस्कशन हुआ। आज के लिए हमने एक द्रव्यों का अलग अलग स्त्री रोग की ओपीडी में कौन से द्रव्यों को रखना चाहिए और इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मुझे लगता है बहुत ही एक शानदार तरीके से चर्चा हुई है जिसका हमें सभी वैद्यों को लाभ होगा। बिल्कुल अच्छा डिस्कशन हुआ है, क्योंकि केसेस कुछ ज्यादा नहीं थे इसलिए हमने द्रव्यों को डिस्कस किया है आज के सत्र में। इसी को हम लोग कंटिन्यू भी रखेंगे बीच बीच में, जैसे थोड़ा रिवाइज भी हो जाता है। और जैसे कौन अभी सोनू कुमार जी ने एक अलग बात बताई, वैशाली ने कुछ बताया अलग से, सभी ने अलग अलग अपना अनुभव बताया, तो निश्चित रूप से हमारी प्रैक्टिस में और चार चांद लग जाएंगे। तो नमस्कार सभी का। और हिमांशु सर जी आते जाइएगा बीच बीच में। मैम बिल्कुल, बहुत मिस करते हैं आप लोगों को। तो यस, मैम 6 बजे ये हो रहा है ना ये अपना सेशन हाँ ये शाम 6 को? बजे, हाँ आज 6 बजे है। अच्छा, वैसे तो कल 6 मैंने बजे का टाइम हमारा लॉग अष्टांग इन का किया। था, हाँ, तो कल इसीलिए नहीं मिस हुआ कर। था क्या सेशन? कल नहीं हुआ था, कल नहीं थी मैं, हाँ कल थोड़ा सा मुझे काम था अच्छा, इसलिए। कल मैं लॉग इन कर रहा था, हुआ ही नहीं। आएंगे मैम। अच्छा 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 अच्छा, जी जी बिल्कुल, 6 बजे का टाइम तो मिस होता है मुझे भी अष्टांग को लेकर। यस, तो आभार सभी वैद्यों का, और जो भी फेसबुक पर देख रहे, डॉक्टर सविता जी, डॉक्टर मालती जी, डॉक्टर अश्विनी पाटिल, फिर डॉक्टर चित्रा जी, डॉक्टर कैलाश सर जी, सब सभी को बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आप भी हमारे साथ इस चर्चा सत्र में जुड़िए, संपर्क कीजिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। डॉक्टर रश्मि जी भी जुड़िए हमारे सत्र में, आपको भी बोलने का मौका जरूर मिलेगा और हमें भी सीखने मिलेगा, हम सब साथ में सीखेंगे बिल्कुल इस सत्र में। तो फिर नमस्कार, फिर कल के लिए, कल फिर मिलते हैं। ओके, चलो शुभ रात्रि फिर सभी को, नमस्कार।